नमस्कार, कोचअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे विषय कंट्रोल सिस्टम में आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस के और समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में रेस्पॉन्स का ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट बिहेवियर कैसा है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जिस पर कि हम ब्लॉक डायग्राम कंसेप्ट और कंट्रोल सिस्टम के दूसरे प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, वो इनिशियली रेस्ट पे है और उसे एक यूनिट स्टेप इनपुट से जब एक्साइट किया जाता है तो जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो टाइम डोमेन में t की पावर माइनस टी है t0 के बाद। तो इस कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो हमें पता है कि कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट अगर लाप्लास डोमेन में हो तो इनका रेशो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। यहाँ जो टाइम डोमेन में कंट्रोल्ड आउटपुट है उसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूं, t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है और क्योंकि यहाँ टाइम फंक्शन के साथ e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लीकेशन है तो सब जगह s की जगह s+1 आ जाएगा। तो हमारा जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/s+1 का होल स्क्वायर हो गया है और gs इसमें rs का भाग देने से आएगा और rs 1/s है। अगर मैं यहाँ इसी में 1/s का भाग दूंगा तो s ऊपर आ जाएगा और ये जो c विकल्प है वो राइट चॉइस हो जाएगी। बहुत खूबसूरत सवाल है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न है कि आउटपुट रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा जब हम इनपुट क्या देंगे। तो अगर हम इनपुट इंपल्स फंक्शन देते हैं तो इंपल्स फंक्शन जो रेफरेंस इनपुट है उसका लाप्लास डोमेन रूप सिर्फ यूनिटी है और किसी भी सिस्टम का कंट्रोल्ड आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन में रेफरेंस इनपुट के प्रोडक्ट से आएगा। अगर ये यूनिटी है तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ही कंट्रोल्ड आउटपुट हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प हो गया है सी। एक इंपल्स सिग्नल के साथ जो आउटपुट रेस्पॉन्स होगा वही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा। हमें किसी कंट्रोल सिस्टम के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को देकर उसके ऑर्डर और टाइप के बारे में पूछा जाएगा। तो एस डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन के इस पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर फंक्शन डिसाइड करेगा कि हमारे ट्रांसफर फंक्शन की ऑर्डर और टाइप क्या होगी। जो डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर आएगी वही हमारे ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर होगा। यहाँ s² और s² के प्रोडक्ट से s की हाईएस्ट पावर 4 आ रही है तो इस दिए हुए ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर 4 हो गया है। ऑर्डर हमारे ट्रांसफर फंक्शन में सारे पोलों की संख्या कितनी होगी इसे भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ पोल्स 4 होंगे। या इन चारों पोल में से 2 पोल ओरिजिन पे हैं s = 0 पे, इस s² से हमें पता लग रहा है। वो हमारे ट्रांसफर फंक्शन के सिस्टम की टाइप हो गई है और एक ट्रांसफर सिस्टम की टाइप डिसाइड करती है कि किसी दिए गए इनपुट सिग्नल के लिए स्टेडी स्टेट एरर कैसी होगी। कुछ और प्रश्न करते हैं। पूछा है किसी कंट्रोल सिस्टम के टाइम रेस्पॉन्स में स्टेडी स्टेट एरर किस पर डिपेंड करती है। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम की स्टेडी स्टेट एरर उसके टाइप और इनपुट सिग्नल्स पर डिपेंड करती है। यहाँ इनपुट सिग्नल चॉइस में नहीं दिया है, अगर वो होता तो दोनों राइट चॉइस होती। ये हमारे ट्रांसफर फंक्शन के ऑर्डर या 0 पे डिपेंड नहीं करती है। अगर यही प्रश्न होता कि टाइम रेस्पॉन्स का ट्रांजिएंट पार्ट किस पर डिपेंड करता है तो वो हमारे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के ऑर्डर्स पे या नंबर ऑफ पोल और उनकी पोजीशंस पे डिपेंड करता। किसी कंट्रोल सिस्टम में इंपल्स, स्टेप या कोई अन्य इनपुट सिग्नल देने के बाद जो आउटपुट रेस्पॉन्स आता है उसका जो टाइम के साथ वेरिएशन है या रिलेशनशिप है उस एनालिसिस को हम टाइम डोमेन एनालिसिस कहते हैं। किसी कंट्रोल सिस्टम के टाइम रेस्पॉन्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जिसे कंट्रोल्ड आउटपुट के टाइम फंक्शन के रूप में हम t लगाकर ट्रांजिएंट बोलते हैं और जो दूसरा कंट्रोल्ड आउटपुट का स्टेडी स्टेट टाइम पार्ट है उसे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कहते हैं और इन दोनों का जोड़ हमारा टोटल टाइम रेस्पॉन्स होता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वो टाइम रेस्पॉन्स का हिस्सा है जो अंत में 0 हो जाता है, शुरुआत के कुछ समय में इनपुट लगाने के बाद ही एक्शन में रहता है, जबकि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स वो टोटल रेस्पॉन्स है जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। यहाँ नीली रेखा में दिखाया गया आउटपुट टोटल रेस्पॉन्स का स्टेडी स्टेट पार्ट है जो उस समय भी रहेगा जब ट्रांजिएंट पार्ट खत्म हो जाएगा। नेगेटिव साइन के साथ ये जो लाल रेखा में मैग्नीट्यूड दिखाया गया है वो हमारा ट्रांजिएंट पार्ट है और ट्रांजिएंट पार्ट नेगेटिव है और स्टेडी स्टेट पार्ट का जो सम है वो ये काली रेखा में दिखाया गया हमारा टोटल रेस्पॉन्स है। और आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो समय के साथ लगातार घटता हुआ अंत में खत्म हो जाता है और हमारा टोटल रेस्पॉन्स में सिर्फ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स रह जाता है। किसी
कंट्रोल्ड आउटपुट के टाइम एक्सप्रेशन में अगर हम टाइम के लिमिट को इनफाइनाइट कर दें तो जो आउटपुट आएगा वो स्टडी स्टेट कंट्रोल्ड आउटपुट कहलाएगा। हम इस स्टडी स्टेट मैग्नीट्यूड को बिना टाइम डोमेन एनालिसिस किए हुए फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमें कंट्रोल्ड आउटपुट अवेलेबल है तो उसे अगर हम s से मल्टीप्लाई करके लिमिट s टेंड्स टू 0 ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से एक सिस्टम का बिना टाइम डोमेन एनालिसिस किए भी स्टडी स्टेट मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। आमतौर पे हम टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस तभी करते हैं जब एक सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस से प्रूव हो जाता है कि स्टेबल है, और स्टेबल सिस्टम के लिए टाइम डोमेन एनालिसिस की जा सकती है। किसी भी सिस्टम के कंट्रोल्ड आउटपुट का टाइम के साथ जो वेरिएशन है आउटपुट टाइम रेस्पॉन्स उसे निकाला जा सकता है अगर हमें सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल, पोल की पोजीशंस और नंबर्स मालूम हो और इनपुट सिग्नल की नेचर मालूम हो। आमतौर पे किसी कंट्रोल सिस्टम के लिए इनपुट सिग्नल की एग्जैक्ट नेचर पहले से पूरी तरह से मालूम नहीं होती और एक्चुअल इनपुट सिग्नल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना सिंपल इक्वेशंस के रूप में मुश्किल है। तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के लिए हम स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें मालूम है कि किसी सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो केवल सिस्टम के पोल्स के नंबर और पोजीशंस पर डिपेंड करेगा, वो इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम एक बार किसी एक इनपुट के साथ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकाल लेते हैं तो हम ये यकीन से कह सकते हैं कि उस सिस्टम का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स दूसरे इनपुट के लिए भी वैसा ही होगा। आमतौर पर इस तरह की टेस्टिंग के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल का एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट है उन्हें बहुत एक्यूरेसी से और आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है और उनके एनालिसिस को भी मैथमेटिकली आसानी से समझा जा सकता है। जरा अलग अलग तरह के टेस्ट इनपुट सिग्नल्स के बारे में जानकारी लेते हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा एक एक्चुअल इनपुट सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक में कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो सडन शॉक हो सकता है, एक सडन चेंज हो सकता है फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का, एक ऐसी चीज हो सकती है जो लगातार टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है। ऐसे इनपुट सिग्नल्स के बिहेवियर को जो सिस्टम पर आएगा उन्हें कंपेयर और जज करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सिग्नल है जिसे हम इंपल्स सिग्नल कहते हैं वो सडन शॉक को रिप्रेजेंट करता है। ये सिग्नल जिसे हम यूनिट स्टेप या स्टेप सिग्नल कहते हैं वो सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कांस्टेंट टाइम के साथ एक समान दर से बढ़ती हुई सरल रेखा है वो रैंप या कांस्टेंट वेलोसिटी सिग्नल है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या पैराबोलिक सिग्नल हो गया है। हमारे कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस में एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल सिग्नल भी इंपॉर्टेंट है जिसका हम इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में करते हैं। तो वो जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो इस रूप का हो गया है। परीक्षा में प्रश्न हो सकता है कि पैराबोलिक इनपुट सिग्नल इनमें से किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैराबोलिक इनपुट सिग्नल एक एक्सेलरेशन के साथ वेरिएबल वेलोसिटी वाले रूप को रिप्रेजेंट करता है। हम पोजीशन को यूनिट स्टेप इनपुट से, वेलोसिटी को रैंप इनपुट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सडन शॉक को हम इंपल्स फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी सिग्नल्स, रैंप जो शॉक को रिप्रेजेंट करता है, स्टेप जो सडन चेंज को रिप्रेजेंट करता है, रैंप जो वेलोसिटी और पैराबोला जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। एक इंपल्स फंक्शन का टाइम में ग्राफ निम्नानुसार है। इसका मान हर उस स्थिति में जो 0 नहीं है उस स्थिति पे इसका मान 0 है और थ्योरेटिकली इसका मान 0 स्थिति पे इनफाइनाइट है। एक इंपल्स फंक्शन सडन शॉक की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। आमतौर पे हम इसे डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस टाइम डेल्टा फंक्शन की मैग्नीट्यूड a हो सकती है जब टाइम 0 है, और ये a ड्यूरेशन 1/a समय के लिए लागू होगी। अगर a अनंत है तो हमारा समय काल 0 हो जाएगा और 0 के अलावा अन्य सभी समय इसका मान 0 है। अगर मैं इस इंपल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करूं बहुत छोटी सी लिमिट्स में, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में 0 के पास थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, तो ये इंटीग्रेशन 1 है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड a है तो ड्यूरेशन 1/a है। इंपल्स सिग्नल को लाप्लास फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाल सकते हैं और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी रूप है वो यूनिटी है, 1 है। हमें मालूम है कि किसी सिस्टम में कंट्रोल्ड आउटपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में और रेफरेंस इनपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रेशो बनाता है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन में रेफरेंस इनपुट के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। और अगर इंपल्स फंक्शन के लिए
फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप 1 है, अगर हम यहाँ रेफरेंस इनपुट इम्पल्स है और 1 लिखा जाता है तो हम पाते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वही कंट्रोल्ड आउटपुट हो जाएगा। स्टेप फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मेट यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया गया है। ये अचानक एक 0 मान से किसी दूसरे a मान पे 0 समय में बदल जाता है और उसके बाद अपने इसी मान पर बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि समय 0 के बाद इसका मान a है और 0 से पहले इसका मान 0 है। एक स्टेप इनपुट सिग्नल सडन चेंज कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है और अगर ये मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, तो ऐसे स्टेप फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं और एक यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s हो जाएगा और हमारे a मैग्नीट्यूड के स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/s हो गया है। हम किसी भी लीनियर सिस्टम का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स सामान्यतः एक स्टैंडर्ड इनपुट स्टेप सिग्नल से ही करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करता है, इनपुट सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता। स्टेप फंक्शन जनरेट करना आसान है और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी आसान है और हम एक बार स्टेप फंक्शन से ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालने के बाद स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हम एक बार स्टेप सिग्नल से निकालने के बाद दूसरे सिग्नल से भी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ समय के साथ बदलाव जो पीली हाईलाइट में दिखाया गया है वो रैंप सिग्नल है। रैंप सिग्नल t0 पे 0 मान से शुरू होता है और समय के साथ एक समान दर से लगातार लाल रेखा बता रही है बढ़ता है। एक रैंप सिग्नल कांस्टेंट वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि वो a टाइम्स t है, जहां a इस रेखा का स्लोप हो गया है जब टाइम 0 या 0 से अधिक है और 0 से पहले ये 0 है। अगर हमारा इस रैंप का स्लोप 1 हो तो ऐसे रैंप फंक्शन को हम यूनिट रैंप सिग्नल कहेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक रैंप सिग्नल का अगर वो रेफरेंस इनपुट है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर उसका स्लोप a है तो a/s² हो जाएगा और अगर स्लोप यूनिटी है तो ये 1/s² हो जाएगा। यहाँ पीली हाईलाइट में समय के साथ जो लाल कर्व है वो पैराबोलिक सिग्नल है। पैराबोलिक सिग्नल भी t0 पे 0 से शुरू होता है और इसका मान समय के साथ स्क्वायर रिलेशन में इंक्रीज होता है। एक पैराबोलिक सिग्नल हमारे लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a/t² हो सकता है जब t 0 या ज्यादा है, अन्यथा ये मान समय शुरू होने से पहले 0 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्म में अगर पैराबोलिक इनपुट रेफरेंस इनपुट है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/s³ हो जाएगा। हमारे सारे जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं, इंपल्स, स्टेप, रैंप और पैराबोला, उनमें मैथमेटिक्स का एक जोरदार शानदार रिलेशनशिप है। हमारे इंपल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिट स्टेप है, इसी तरह से एक यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव इंपल्स हो जाएगा। एक यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप है और रैंप का डेरिवेशन यूनिट स्टेप है। एक रैंप का इंटीग्रेशन पैराबोलिक है और पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन रैंप है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के साथ रिलेटेड है और ये बात उनके टाइम रेस्पॉन्स में भी सटीक बैठती है। किसी एक सिग्नल के साथ अक्सर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को पसंद करते हैं। जब टाइम रेस्पॉन्स निकाल लेते हैं तो हम डिफरेंशिएट करके यूनिट इंपल्स का रेस्पॉन्स पता कर सकते हैं और उसी यूनिट स्टेप के रेस्पॉन्स को इंटीग्रेट करके रैंप सिग्नल के रेस्पॉन्स को समझ सकते हैं। परीक्षा योग्य प्रश्न है कि एक ट्रांजिएंट टाइम रेस्पॉन्स किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है कि वो सिस्टम के पोल के नंबर और लोकेशन पर डिपेंड करेगा, वो इनपुट सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता है। अभी हम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अलग अलग इनपुट सिग्नल के साथ जब एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि सभी में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक जैसा आएगा। प्रश्न है स्टडी स्टेट टाइम रेस्पॉन्स किस पर डिपेंड करता है, तो वो सिस्टम की डायनामिक्स और इनपुट सिग्नल्स दोनों पे डिपेंड करता है। ध्यान रहे, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इनपुट सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स सिस्टम डायनामिक्स और इनपुट सिग्नल दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारी राइट चॉइस सी बोथ हो गया है। एक कंट्रोल सिस्टम के टाइम रेस्पॉन्स के बारे में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो सिस्टम पोल्स पे डिपेंड करता है, वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की जानकारी के लिए केवल यूनिट स्टेप इनपुट के साथ ही एनालिसिस करना सफिशिएंट होगा, जबकि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है वो सिस्टम की डायनामिक्स और इनपुट क्वांटिटीज दोनों पे डिपेंड करता है, जिसे हम बिना टाइम रेस्पॉन्स निकाले फाइनल वैल्यू थ्योरम से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक सिस्टम रेस्पॉन्स
को पता करने का सबसे बेहतरीन टेस्ट सिग्नल कौन सा हो सकता है, तो हमने जाना कि वो यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल सबसे बेहतरीन सिग्नल है, जो जनरेट करना भी आसान है, जिसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी आसान है, और इस एनालिसिस की मदद से हम इंपल्स, रैंप या पैराबोलिक इनपुट के साथ रेस्पॉन्स कैसे होंगे उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो हमेशा ये बेटर है कि हम यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल के साथ सिस्टम का रेस्पॉन्स स्टडी करें। एक फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रोल सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट सिग्नल के साथ टाइम रेस्पॉन्स को समझते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड पाथ का गेन दिखाया गया है, जिसमें डिनोमिनेटर में एस की केवल एक ही पावर है, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम कहते हैं। और इस यूनिटी फीडबैक के साथ इस क्लोज लूप का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो g1 प्लस जी एच का मान 1 रखने पर ये स्वरूप आ जाएगा। और ये एक्सटेंडेड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया है फर्स्ट ऑर्डर का, जिसमें रेफरेंस इनपुट सिग्नल से क्या कंट्रोल्ड आउटपुट आएगा उसका रेशो k अपॉन टी एस प्लस 1 है। यहाँ k हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का डीसी गेन है और t जो s का मल्टीप्लायर है यहाँ 1 प्लस एस टी फॉर्म में, वो सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट ये मेजर करेगा कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो किसी भी इनपुट सिग्नल को कितनी क्विकली रेस्पॉन्ड करता है, और डीसी गेन ये बताएगा कि हमारा इनपुट सिग्नल से कितना गुना ज्यादा स्टेडी स्टेट आउटपुट मैग्नीट्यूड है। परीक्षाओं में बहुत सरल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देंगे और पूछेंगे कि डीसी गेन क्या है, तो ये जो न्यूमरेटर में नंबर है 10 वो यहाँ डीसी गेन हो गया है, और अगर हम 1 स्टेप का यूनिट इनपुट देंगे तो आउटपुट 10 यूनिट का आएगा। और यहाँ अगर इसको 1 प्लस एस टी की फॉर्म में रख देते हैं और एस की घात 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, और एस का ये जो कोफिशिएंट 3 है वो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न ले, यहाँ पर ये रूप 1 प्लस एस टी रूप नहीं है, तो हमने ऊपर नीचे 5 का डिवीजन करके इसे 1 प्लस एस टी फॉर्म में जब लिया तो टी टाइम कांस्टेंट 1/5 सेकंड हो गया है और गेन 3/5 आगे है। तो आप इसे 1 प्लस एस टी की स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ध्यान रखें और हम डीसी गेन और टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये k अपॉन 1 प्लस टी एस स्टैंडर्ड रूप रखता है। अगर इसमें रेफरेंस इनपुट देते हैं और कंट्रोल्ड आउटपुट आता है तो दोनों का जो रेशो है ट्रांसफर फंक्शन वो k 1 प्लस टी एस है। अगर यूनिट स्टेप इनपुट अगर हम देते हैं तो उसका जो लाप्लास डोमेन में रूप है वो 1/s हो गया है। यहाँ rs की जगह अगर हम 1/s रखते हैं तो कंट्रोल्ड आउटपुट का लाप्लास डोमेन फ्रीक्वेंसी रूप ये हो गया है। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, और सरलीकरण में k को जब कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्सटेंडेड रूप हो गया है s प्लस a रूप में और 1/s में। 1/s का इनवर्स लाप्लास यूनिटी है और 1 प्लस s प्लस a का लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस at हो गया, और a यहाँ 1/t है। यहाँ जो t मल्टीप्लायर है वो टाइम कांस्टेंट है, और एक टाइम कांस्टेंट समय में जब यहाँ e की घात हम -1 रखेंगे तो हमारा जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो अपने फाइनल k आउटपुट का 63.2% हो जाता है। यही अगर हम 2 टाइम कांस्टेंट में देखेंगे तो 86.5% हो जाएगा, यानी अब ट्रांजिएंट पार्ट केवल 13.5% बचा है, और 3 टाइम कांस्टेंट में ट्रांजिएंट पार्ट 5% की लिमिट में आ गया है डीके होके, और सिस्टम स्टेडी स्टेट के 95% पे आ गया है, और 4 टाइम कांस्टेंट में ये 2% टॉलरेंस रीजन में आ जाएगा और ऑलमोस्ट सेटल हो जाएगा। एक फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रोल सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए जो टाइम रेस्पॉन्स है उसे समझते हैं। अगर हमारा डीसी गेन 10 है तो यूनिट स्टेप अगर 1 मैग्नीट्यूड का है तो आउटपुट 10 मैग्नीट्यूड का आएगा जैसा यहाँ दिख रहा है, और अगर टाइम कांस्टेंट 1.5 सेकंड है तो 1.5 सेकंड के समय में ये 63% वैल्यू को गेन कर लेगा, और 4 टाइम कांस्टेंट में यानी 6 सेकंड समय में ये 2% के सेटलिंग जोन में पहुंच जाएगा। अगर इसी सिस्टम में हम टाइम कांस्टेंट को बदलते हैं और वो 1 सेकंड के बजाय 3, 5 या 7 सेकंड होता है तो आप पाते हैं कि जो 63% वैल्यू पाने का समय है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर बढ़ जाएगा। इनिशियल रेस्पॉन्स भी टाइम कांस्टेंट बढ़ने से स्लो हो रहा है, लेकिन सबका स्टेडी स्टेट मैग्नीट्यूड 10 एक जितना आएगा। टाइम कांस्टेंट अगर कम है तो हमारा सिस्टम रेस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो सिस्टम रेस्पॉन्स स्लगिश हो जाएगा। उसी तरह के फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इंपल्स टाइप इनपुट के साथ टाइम रेस्पॉन्स समझते हैं तो हमारा जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो पहले की भांति k 1 प्लस टी एस है, और रेफरेंस इनपुट अगर एक इंपल्स रूप है तो इंपल्स का जो लाप्लास डोमेन रूप है वो 1 है। तो ऐसी स्थिति में जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो ट्रांसफर फंक्शन के बराबर हो जाएगा, और अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मेट बनाए s प्लस a रूप बनाए तो हमारा जो इनवर्स लाप्लास लेने के बाद टाइम रेस्पॉन्स इस प्रकार आ जाएगा। और अगर किसी सिस्टम में k 3 है और टाइम कांस्टेंट 2 हो तो वो 3/2 मैग्नीट्यूड से शुरू होगा जैसे ही हमने इनपुट दिया है सडन शॉक वाला, और वो टाइम कांस्टेंट के हिसाब
हिसाब से डिके होके फाइनली 0 पे सेटल हो जाएगा। एक खूबसूरत बात है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, अगर आपका यूनिट स्टेप इनपुट है तो ये फाइनली यूनिट वैल्यू पे सेटल हो रहा है, और अगर इंपल्स है तो वो शुरू में आएगा और बाद में 0 पे सेटल हो जाएगा। लेकिन दोनों का जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का बिहेवियर है वो टाइम कांस्टेंट से डिसाइड हो रहा है और वो एक जैसा है। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए रैंप इनपुट का टाइम रेस्पॉन्स समझ सकते हैं, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया k1 + ts रूप में, और अगर हमारा रेफरेंस इनपुट एक रैंप हो तो रैंप का लाप्लास रूप 1/s² है। तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है आउटपुट कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का रेशो वो फर्स्ट ऑर्डर के रूप में k1 + ts है, और अगर हम rs की जगह 1/s² रखें तो हमारा जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये स्वरूप रखेगा। इसकी अगर पार्शियल फ्रैक्शन करें तो एक फैक्टर s² का, एक s का और एक 1 + ts का आ गया है, इसको हम s + a के रूप में बदल सकते हैं और इनवर्स लाप्लास लेने पे ये स्वरूप आ जाएगा। इस स्वरूप में आप देख रहे हैं कि स्टडी स्टेट पे रेस्पॉन्स में जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो रेफरेंस इनपुट को फॉलो तो कर रहा है, पर दोनों के बीच में एक फिक्स्ड एरर आ रही है जो टाइम कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसे सर्किट में टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो सिस्टम न केवल स्लगिश होगा, इसकी फाइनल स्टडी स्टेट एरर भी ज्यादा होगी। लेकिन एक खूबसूरत बात है और वो ये है कि चाहे हमारा इनपुट इंपल्स हो, स्टेप हो या रैंप हो, हमारा जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वो उसे फॉलो करता है और जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है उसका टाइम कांस्टेंट और पैटर्न बदलने का एक जैसा है। हमारे टाइम रेस्पॉन्स कैलकुलेशन में कंट्रोल्ड आउटपुट को अगर हम स्टेप इनपुट के साथ प्राप्त कर चुके हैं तो इंपल्स और रैंप इनपुट के लिए वैसा ही रेस्पॉन्स निकालना आसान है। मान लेते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यूनिट स्टेप का कंट्रोल्ड आउटपुट टाइम रेस्पॉन्स इस तरह का है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो जो डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट है वो एक इंपल्स का इनपुट सिग्नल होने पे रेस्पॉन्स हो जाएगा, और अगर मैं इसी सिग्नल को इंटीग्रेट करता हूं तो जो इंटीग्रेटेड रिजल्ट है वो एक रैंप इनपुट के लिए कंट्रोल्ड आउटपुट रेस्पॉन्स हो जाएगा। हम यूनिट स्टेप के आउटपुट रेस्पॉन्स से इंपल्स और रैंप इनपुट सिग्नल्स के भी आउटपुट रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। एक परीक्षा उपयोगी एग्जाम्पल के साथ इस लंबी लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो की समाप्ति करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए इंपल्स रेस्पॉन्स इस स्वरूप में है, तो हमें इसका टाइम कांस्टेंट, डीसी गेन, ट्रांसफर फंक्शन और स्टेप रेस्पॉन्स पता करना है। स्टेप रेस्पॉन्स हम इसे इंटीग्रेट करके भी पता कर सकते हैं। हमें जानकारी है कि जो इंपल्स कंट्रोल्ड आउटपुट रेस्पॉन्स है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म रूप होता है वही वास्तव में सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा, क्योंकि इंपल्स इनपुट का लाप्लास फॉर्मेट 1 है। तो इस कंट्रोल्ड आउटपुट का अगर मैं लाप्लास डोमेन में कन्वर्जन करता हूं तो 3 का 3/s आ जाएगा, और यहाँ e⁻⁻80 में a 0.5 है तो ये 3s + a रूप आ गया है, और मेरा rs 1 है क्योंकि इंपल्स का लाप्लास रूप 1 होता है। तो ये मेरा जो कंट्रोल्ड आउटपुट है वही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। और अगर मैं इसे स्टैंडर्ड k1 + st रूप में बदलूं तो यहाँ 0.5 को 1 बदलते समय जब मैंने इसे चेंज किया है तो ये जो स्वरूप आया है मेरा उसमें k डीसी गेन 6 हो गया है, t टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड हो गया है। इस वीडियो से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के टाइम डोमेन एनालिसिस को आप समझ पाएंगे। हमारी दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ और पैनी होगी, परीक्षाओं में आपके अंक अच्छे आए, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।